हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मेरे चैनल पर मिलेंगे आपको कई सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स। आजकल जो सब्जेक्ट मैं आपको करवा रही हूँ वह है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इस सब्जेक्ट का ये है 8वां वीडियो लेक्चर। और अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस कर रहे हैं और आप पहुंचे हैं इस टॉपिक के तीसरे भाग पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे आगे समझना। अभी तक के लेक्चर्स में हम जान चुके हैं कि सोशल और कल्चरल फैक्टर्स क्या होते हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी जाना। आज के वीडियो लेक्चर्स में हम जानने वाले हैं कि पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर्स क्या होते हैं और उनका क्या असर बिजनेस के ऊपर पड़ता है। तो आइए सीखते हैं इन फैक्टर्स के बारे में। पॉलिटिकल फैक्टर्स का मतलब होता है कि एक देश की राजनीतिक गतिविधियां बिजनेस के ऊपर क्या असर डाल रही हैं। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को जानने से पहले ये जरूरी है कि हम ये समझ लें कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि राजनीतिक विचारधारा कैसी है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का मतलब है कॉम्प्लेक्स आइडियाज, थ्योरीज और क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कंस्टिट्यूट करते हैं एक देश के सोशल पॉलिटिकल प्रोग्राम को। हर देश के अंदर अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होती हैं। तो अगर एक मैनेजर है मल्टी पॉलिटिकल पार्टी इन्वायरमेंट का, उसके लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कि यह देखना कि कंपनी के इंटरेस्ट में क्या जाता है उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में से, कैसे वह अपना मिशन फॉर्मुलेट करे ताकि वह एक बैलेंस क्रिएट कर पाए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में और अपने बिजनेस की भलाई में। अब जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, दो प्रकार की जो है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एक देश के अंदर हो सकती है, दोनों में से एक होगी। पहले के साथ स्टडी करते हैं जो कि है डेमोक्रेसी। इसका मतलब ये होता है कि जहां पर सारे सिटीजन्स को इक्वल माना जाएगा, लीगली भी और हर तरीके से भी। वह इंजॉय करेंगे फ्रीडम, पार्टिसिपेट करेंगे कि देश का नेता कौन होना चाहिए। जनरली ये देखा गया है कि प्योर डेमोक्रेसी तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव आता है और वह अपनी विचारधारा जो है वह देश के अंदर लागू कर देता है। परंतु कोई भी कंपनी, कोई भी राजनेता आए, वह डेमोक्रेसी के ऊपर नहीं जा सकता। लोगों के पास होगी फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, वह अपनी बात को रखेंगे। इलेक्शंस होंगे, इलेक्शन के अंदर जो जीत के आएंगे वह एक नियमित काल के लिए ही होंगे, उसके बाद फिर से बदलाव आएगा। जुडिशियल सिस्टम जो होगा वह फेयर होगा, हर एक इंसान को रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। डिसीजन मेकिंग के अंदर जनता को भी टोटल साथ में एक भाग दिया जाएगा। दूसरा जो यहाँ पर पॉइंट आ जाता है वह आ जाता है टोटलिटेरियनिज्म। इसका मतलब ये होता है ये डेमोक्रेसी का बिल्कुल ही उलट है। जनरली दो तरह की इसके अंदर सोच पाई जा सकती है। पहली तो है थ्योरेटिक। अगर तो थ्योरेटिक होगा टोटलिटेरियनिज्म, तो यहाँ पर जो रिलीजियस लीडर्स हैं जो कि धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, वह पॉलिटिकल लीडर्स का रोल निभाएंगे, वे ही देश को चलाएंगे, उनके हिसाब से ही सब कुछ चलेगा। लेकिन जो दूसरा है वह आ जाता है सेकुलर टोटलिटेरिज्म। इसके अंदर जो एक या एक ग्रुप ऑफ लीडर्स होंगे या सिंगल पॉलिटिकल पार्टी होगी जो कि किसी भी धर्म के साथ एसोसिएटेड नहीं होगी, वह ही सत्ता संभालेगी, कंट्री को रूल करेगी, पर साथ में उसके होंगी मिलिट्री फोर्सेस जो कि सारे काम को संभालेंगी। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इन दोनों में से एक हो सकती है। ये दोनों एक देश में एक समय कभी भी नहीं पाए जा सकते। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के जो फैक्टर हैं वे बिजनेस ऑपरेशंस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। एक देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इसका सीधा असर बिजनेस के ऊपर आएगा। पॉलिटिकल सिस्टम जो होगा एक कंट्री का, वह बिजनेस को कई सारे एंगल से इफेक्ट करेगा, जैसे कि डिसाइड, प्रमोट, फोस्टर, इनकरेज करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना बिजनेस एक्टिविटीज को। इंटरनेशनल बिजनेस की अगर बात की जाए तो बड़ी बड़ी कंपनियां ये मानती हैं
कि उनका सक्सेस और ग्रोथ तभी पॉसिबल है अगर देश के अंदर जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वह स्टेबल है, स्थिर है, डायनामिक है, समय के अनुसार पॉलिसीज को बदल रही है, ऑनेस्ट है, या लोग जो हैं वे अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं और ये फील होता है वहां पर कि पॉलिटिकल सिस्टम सिक्योर है, देश के अंदर किसी प्रकार की बहुत बड़ी गड़बड़ जो है वह दिखाई नहीं दे रही। और ये देखा गया है कि जिन कंट्रीज के अंदर ये सारे फैक्टर्स मिलते हैं वहां पर बिजनेस बहुत ग्रो करता है। बिजनेस ग्रो करता है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आती हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज ही हैं जो ऐसी एनवायरनमेंट को पसंद करती हैं और इकोनॉमिक प्रोग्रेस को लेकर आती हैं। परंतु कई बार ये भी देखा गया है कि किसी किसी देश के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब अस्थिरता होती है और बिजनेस जो हैं या जो वहाँ के नेशनल्स हैं वे ऐसे कंट्री के अंदर काम करना पसंद नहीं करते। तो ये कुछ एक ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको ये बोला जाता है कि अगर ये देश में है मौजूद, इसका मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहां पर है। जैसे कि सबसे पहले करप्शन, अगर गवर्नमेंट सिस्टम में ब्राइबरी चलती है, ब्यूरोक्रेसी जो है वह रूल्स के अनुसार ना चलते हुए पैसा ले देकर ही काम होता है, तो ये एक देश की तरक्की में बहुत बड़ी अड़चन बन सकती है। सोशल अनरेस्ट है, लोगों के बीच में क्लैश हो रहा है, चाहे वह हिंदू मुस्लिम के बीच में हो या ब्लैक और व्हाइट के बीच में हो या किसी भी प्रकार का क्लैश। उसके बाद एटीट्यूड ऑफ नेशनल्स, जो वहाँ के लोकल लोग हैं उन्हें क्या लगता है कि देश के अंदर क्या उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है या उन्हें जॉब्स ही नहीं मिल रही, अगर ऐसा है तो ये भी एक बुरा इंडिकेटर है। इसके बाद पॉलिसीज ऑफ द होस्ट गवर्नमेंट, जिस देश की हम बात कर रहे हैं उनकी इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ क्या पॉलिसीज हैं, क्या वेलकमिंग एटीट्यूड है। अगर जवाब है ना, इट मीन्स कि वहां अस्थिरता रहेगी और बड़ी बड़ी कंपनीज वहां आकर काम करना नहीं चाहेंगी। इस स्लाइड में हम जानने वाले हैं कि एक देश के अंदर किस किस प्रकार के पॉलिटिकल रिस्क जो हैं एक बिजनेस को फेस करने पड़ सकते हैं और उनको कम करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं जो बिजनेस बना सकता है। तो सबसे पहले हम ये सुनते हैं कि क्या क्या रिस्क हैं जो एक देश के अंदर आ सकते हैं पॉलिटिकली। सबसे पहला, अगर एक इंटरनेशनल बिजनेस हाउस है और वह होस्ट कंट्री में जाके काम करने लग गया और वहां की सरकार ने कोई पॉलिसी में बदलाव ला दिया या जो पहले जो सरकार थी वह सरकार गिर गई और नई सरकार पार में आ गई, उसने आके कुछ और रूल्स बना दिए जो फेवर में नहीं रहे। इसके अलावा कई बार ये भी देखा गया है कि सरकारें जो होती हैं वह नेशनलाइजेशन का फैसला ले लेती हैं, किसी भी प्रॉपर्टी को वह नेशनलाइज कर देती हैं और दूसरी पार्टी को कंपनसेशन भी नहीं देती। इसके अलावा शिफ्टिंग ऑफ ओनरशिप राइट्स हो सकते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी को लिया जा सकता है और किसी भी देश की सहूलियत के लिए ऐसा निर्णय कभी भी लिया जा सकता है। इसके अलावा ऑपरेशनल रिस्क भी हो सकते हैं, जैसे प्रोडक्शन में मनाही, मार्केटिंग का तरीका गलत कह देना। तो ये कुछ रिस्क हैं जो बिजनेस फेस कर सकता है। तो फिर इलाज क्या है? इसका इलाज है कुछ एक स्ट्रेटजीज, जैसे सबसे पहले है स्टिमुलेशन ऑफ लोकल इकोनॉमी। जब भी एक देश के अंदर डेवलपमेंट की इच्छा होगी तो होस्ट कंट्री इन्वेस्ट करेगा प्रायोरिटी सेक्टर्स में। फॉरेन कंपनीज को भी इससे इंकरेजमेंट मिलेगी और वह भी लोकल कंपनी से ही रॉ मटेरियल लेंगी, इनपुट्स लेंगी, यानी दोनों का फायदा होगा। जैसे कि कोई बड़ी कंपनी आती है इंडिया में तो वो इंडिया से रॉ मटेरियल खरीद के यहाँ पर प्रोडक्शन ले, तो दोनों कंपनीज की ही तरक्की के चांसेस बढ़ेंगे। दूसरा यहाँ पर ये फायदा हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। अगर बिजनेस जो है वह देश के अंदर नई नई नौकरियां जनरेट कर रहा है, जो अनमोटिवेटेड लोग हैं, लेस एजुकेटेड लोग हैं, उनको भी एम्प्लॉयमेंट दे रहा है उनकी काबिलियत के अनुसार, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट और प्रमोट हो रहे हैं लोकल पीपल, तो वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज बिजनेस के विपरीत कोई भी निर्णय नहीं लेंगी। उसके अगला तरीका ये है कि शेयरिंग ऑफ ओनरशिप। मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वे होस्ट कंट्री में आती हैं,
वहां आकर वे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को बोलती हैं कि आप इन्वेस्ट कीजिए हमारे बिजनेस में, जिसका फायदा ये होता है कि उनकी ओनरशिप साथ में आ जाती है। डोमेस्टिक कंट्री के जो लोग हैं उन्हें भी मौका मिलता है पार्टिसिपेट करने का। इस तरीके से जो जॉइंट वेंचर्स होते हैं ये दोनों देशों के लिए बढ़िया साबित होते हैं। अगली बात आ जाती है गुड कॉर्पोरेट सिटीजन। यहाँ पर जो बिजनेस है वह ये शो करता है कि अगर हम आपके देश में आए हैं तो हम किसी भी प्रकार से इन्वायरमेंट का बुरा नहीं कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं देश की तरक्की के लिए, या एजुकेशन प्रमोट कर रहे हैं, या हम डोनेशंस और चैरिटी कर रहे हैं। तो जो अच्छी कॉर्पोरेट सिटीजन कंपनी बनती है उन्हें कम पॉलिटिकल रिस्क फेस करने पड़ते हैं। और सबसे बढ़िया बात है न्यूट्रल रहना। अच्छा बिजनेस मैनेजर कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता पॉलिटिकल एक्टिविटीज में। वह होस्ट कंट्री में किसी भी सरकार हो, वह अपने लॉन्ग रन इंटरेस्ट को ही देखता है, किसी भी डिस्प्यूट में शामिल नहीं होता, कानून को मानते हुए अपने बिजनेस को पॉलिटिकल अफेयर से दूर रखता है। अब सेकंड पार्ट है लीगल एनवायरनमेंट। इसका मतलब देश के कानून। जो भी देश के अंदर लॉज हैं, अगर हम दूसरे देश में जाके बिजनेस करने का निर्णय लेते हैं तो सबसे पहले कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए होस्ट कंट्री के लीगल सिस्टम की। वहाँ कौन कौन सी लॉज हैं, उन्हें कैसे लागू करना है और कैसे उनका पालन करना है, ये पहले से ही एक बिजनेस को स्टडी कर लेना चाहिए। जैसे कि एक देश के अंदर कॉन्ट्रैक्ट लॉज हो सकती हैं, सिविल लॉज हो सकती हैं, या लेबर लॉज भी हो सकती हैं। इन सबको अच्छे से जानना इंटरनेशनल बिजनेस के लिए काफी जरूरी है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जाना था कि टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बिजनेस में, और जब टेक्नोलॉजी यूज की जाती है तो उसका कुछ आउटपुट निकलता है। वह होता है इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, जैसे कि कुछ नया इन्वेंट हो जाना, या कोई नया सॉफ्टवेयर बनाना, कोई नया केमिकल फार्मूला होना किसी नई दवा का। तो ये सारी चीजें अगर एक बार इन्वेंट हो जाती हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है इन्हें प्रोटेक्ट करना। इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए देश के अंदर कई कानून होते हैं जिनकी जानकारी रखना एक बिजनेस के लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला कानून आ जाता है यहाँ पर पेटेंट्स का। पेटेंट्स का मतलब होता है एक्सक्लूसिव राइट्स। सिर्फ एक ही कंपनी जिसने पेटेंट रजिस्टर कराया है उसे हक मिल जाता है कि वह उस पेटेंट को यूज कर सकता है पर्टिकुलर पीरियड के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए और उसकी मार्केटिंग करने के लिए भी पेटेंट को रिन्यू करवाना पड़ता है। दूसरा आ जाता है कॉपीराइट। अगर किसी भी व्यक्ति ने कुछ लिखा है, मतलब वो ऑथर है, या किसी भी पब्लिशिंग हाउस ने उसे पब्लिश किया है, या किसी ने उसे कंपोज किया है, कोई म्यूजिक है या कोई भी चीज जिसे उसने बनाया है, तो उसे भी लीगली अपने नाम पर रजिस्टर किया जा सकता है। तीसरी चीज आ जाती है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब होता है किसी प्रकार का डिजाइन, कोई निशान या कोई नाम जिसे सिर्फ उसे बनाने वाला या मार्केट करने वाला ही यूज कर सकता है। ये उसके काम आता है अपने प्रोडक्ट को दूसरों से अलग दिखाने के लिए। सरकार जो है अलग अलग कानून बनाती हैं कि जो उसे बनाने वाला नया व्यक्ति आया है वह ऑफिशियली रजिस्टर कर सके और एक्सक्लूसिव राइट्स ले सके उस चीज को जो उसने डेवलप की है। तो इस एनवायरनमेंट के अंदर जब एक कंपनी दूसरे देश में जाती है तो उसे हर स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ता है, हर लॉ को फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो प्रोडक्ट की सेफ्टी के रिगार्डिंग हो या प्रोडक्ट की लायबिलिटी, यानी उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे यूज करने के बाद किसी भी व्यक्ति को कोई इंजरी ना हो, कोई डैमेज ना हो। तो ये सारी लॉज को कवर करना, अंडरस्टैंड करना एक कंपनी के लिए बहुत ही जरूरी है, और अगर ऐसा कर लिया जाता है तो वह कंपनी के लिए एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज साबित हो सकता है। तो इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो लेक्चर कंप्लीट हुआ। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर में, और हम जानेंगे कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट क्या होती है और नेचुरल एनवायरनमेंट के क्या क्या फैक्टर्स हैं। तब तक आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। मैं आपको मिलने वाली हूँ बहुत जल्द।